Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 3 of class 8 civics, and the name of chapter is why do we need a parliament. Basically, as you know that in a democracy there is a regional diversity between and also the cultural and language based or the religious based diversity among the different section of the society. And even in a democracy sometime majority community dominates, so there should be a institution where the voice of the minority and different religious group can be represented. Like if I talk about India, in India we generally see that elected representative sits in the parliament and raise the voice of their people. So there are numerous reasons that there should be a parliament in a country. So let us read. वाई शुड पीपल डिसाइड. अब देखो लोगों को क्यों डिसाइड करना चाहिए किसी चीज़ के ऊपर. हालांकि डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्ट तो पार्टिसिपेट करते नहीं, इनडायरेक्टली करते हैं. डायरेक्ट तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेस में करते हैं, डिसीजन मेकिंग में इनडायरेक्टली करते हैं कि जो उनके द्वारा इलेक्टेड मेंबर है वो उनके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं. अब लोगों को इसलिए डिसाइड करना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर क्योंकि ताकि मेजॉरिटी जो चाहती है वो हो, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स और द बिलीव्स और द कह सकते हो आप मान्यताएं जो है माइनॉरिटी की वो कॉम्प्रोमाइज ना हो. The harsh experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom made the nationalist that all person in independent India would be able to participate in making decisions. तो देखो जब कॉलोनियल रूल हमारे यहाँ था, अंग्रेज़ हमारे यहाँ थे, तो जनरली क्या होता था, अंग्रेज़ों की चलती थी, बाकी सब किसी की कोई सुनवाई नहीं होती थी कि कौन किस प्रॉब्लम से है, या ज़मींदार होल्ड करते थे सारी चीज़ें. या जो देश बटा हमारा आज़ादी के लिए लोग बट गए थे रिलीजियस बेसिस पे, आज़ाद होने के बाद बटा देश, तो संविधान बनाने वालों को या जो देश के नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि देश के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें सब पार्टिसिपेट कर सके देश के इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग में. Thus, to fulfill the dreams and aspirations of freedom struggle after the constitution of independent India that laid down the principle of universal adult franchisee. तो इसीलिए जो हमारा संविधान है, आपको पता है संविधान सभा ने बनाया उसको, 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुई पहली, और 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ बन के, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ. तो उनको संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का कंसेप्ट डाला. मीन्स इंडिया के अंदर जो भी व्यक्ति 18 साल की एज को पूरा करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशन लेवल और इनकम लेवल और देयर रिलीजन और देयर कास्ट जेंडर डजेंट मैटर, जस्ट minimum age of 18 years and sound mind if a individual have, then he or she is able to vote. ठीक है ना, जो डिफरेंट इलेक्शंस होते हैं उनमें. That all adult citizen of the country have the right to vote. तो आपको पता है इंडिया के अंदर 18 साल जिसकी एज पूरी हो जाए और जो साउंड माइंड है, they can cast their vote. People and their representatives. The decision of people that create a democratic government and decide about its functioning. अब पार्लियामेंट इसलिए भी बनाना था ताकि समाज के हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन हो, समाज का हर कम्युनिटी का सेक्शन अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करे इलेक्शन में, और अगर जीत जाता है तो पार्टिसिपेशन होगा उनका डेमोक्रेसी में, और फिर कल को वो उनके लिए आवाज़ उठाएंगे संसद में खड़े होके, है ना. और यही चीज़ डेमोक्रेसी को अच्छा बनाती है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जनरली वो क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं. पहले हमारे यहाँ लोकसभा के 2 मेंबर एंग्लो इंडियन होते थे जिन्हें जो चुने जाते थे राष्ट्रपति जी के द्वारा, वो अब ख़त्म कर दिया कंसेप्ट, है ना. अब एंग्लो इंडियन नहीं चुने जाते. और 12 जो राज्यसभा के मेंबर हैं 250 में से, वो राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करते हैं जो डिफरेंट सेक्शन से आते हैं. बाकी जो लोकसभा है जिसे हम लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, उसके जो मेंबर्स होते हैं जनरली वो इलेक्ट होते हैं पीपल्स के द्वारा. मिनिमम एज 25 साल है लोकसभा का मेंबर बनने की. The parliament, which is made of all representative together, control and guides the government. देखो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है
उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है कानून बनाने की। तो जो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस पार्लियामेंट के अंदर, वो सब एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं, मतलब गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। अगर कोई भी संसद के अंदर लॉ बनना है तो मेजोरिटी से, और कुछ केस में स्पेशल लॉज भी हैं, जैसे अगर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो देर इज़ अ नीड ऑफ 2/3 मेजोरिटी एंड आल्सो द परमिशन ऑफ द हाफ ऑफ द मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, है ना। तो वो सब व्यवस्थाएं की गई हैं। अब पार्लियामेंट का रोल क्या होता है, लेट अस सी दैट। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आप जानते हो हमारे यहाँ देश को बहुत सारी संवैधानिक क्षेत्र में बांटा गया है। कितने हैं लोकसभा के? 543 हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हमारे यहाँ है, ठीक है। और 1971 की जनगणना के बेस पे, 1971 की जनगणना के बेस पे 7.5 लाख पॉपुलेशन वाला हिसाब है। अब इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि हर सिटी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एंड ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट। और हर संसदीय क्षेत्र से एक व्यक्ति संसद के अंदर रिप्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है। वंस इलेक्टेड, अगर एक बार जीत जाता है, द कैंडिडेट बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो एक बार जीतता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है ना। और इसी तरह स्टेट्स को राज्यसभा की भी सीटें बांटी गई है ना। जैसे यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं राज्यसभा की, ठीक है। तो वो अलग अलग स्टेट पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, जिसको हम एमपी बोलते हैं। दीज एमपी टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। और ये सब एमपी जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आए हैं, ये सब मिलके संसद बनाते हैं। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। और हमारे यहाँ लोकसभा को हर 5 साल के अंदर चुना जाता है, इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं इसके, ठीक है। और लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक है। आफ्टर फॉर्मेशन द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। और जब संसद बन जाती है, मतलब इलेक्टेड मेंबर्स जीत के आ जाते हैं, शपथ ले लेते हैं, उसके बाद जो होता है नेशनल गवर्नमेंट का इलेक्शन बनती है, सेलेक्ट होती है। अब नेशनल गवर्नमेंट कैसे सेलेक्ट होती है बच्चों? जिस भी पार्टी की लोकसभा में मेजोरिटी आई है, वो पार्टी राष्ट्रपति जी के पास जाएंगी और ये कहेंगी कि इस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना दो, ठीक है। राष्ट्रपति जी उसको बना देंगे प्रधानमंत्री। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक कंडीशन हो रहा है, उस व्यक्ति को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना पड़ेगा। मान लो अगर वो कहीं से इलेक्ट होके नहीं आया है, तो 6 महीने के अंदर अंदर, चाहे तो वो राज्यसभा का मेंबर बने चाहे वो लोकसभा का, उसको 6 महीने के अंदर अंदर दोनों सदन में से किसी सदन का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें आई। फिर प्रधानमंत्री एडवाइज करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के गठन का, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज होगा, इस 3 तरह के मंत्री होते हैं। तो 3 तरह के मतलब मिनिस्टर्स होते हैं। और याद रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% बनेगी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट ऑफ लोकसभा, लोअर हाउस की। जैसे लोकसभा में 543 हैं, तो 15% यानी 65 लोग जो हैं, जो जीती हुई पार्टी है, वो अपने लोगों को मंत्री बनाएगी। कई बार 1-2 मंत्रालय, 3 मंत्रालय एक व्यक्ति भी होल्ड कर लेता है, तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाता है। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। और जो पार्लियामेंट है वो क्या काम करेगी? गवर्नमेंट को गाइड करेगी। गवर्नमेंट का मतलब एग्जीक्यूटिव को गाइड करेगी, इन्फॉर्म करेगी जो जो काम कर रहे हैं। लॉ मेकिंग, हाँ, पार्लियामेंट का काम लॉ मेकिंग है। लेजिस्लेचर पार्लियामेंट को बोला जाता है। राज्य के अंदर लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अपर हाउस भी है, जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। और पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है उसको बोला जाता है राज्यसभा। याद रखना, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उम्र 30 साल है ना, लोकसभा के लिए 25 साल, ठीक है, ध्यान रखना। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उम्र 30 ईयर्स है और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए उम्र 25 ईयर है। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड द लोकसभा। आपको पता है हमारे यहाँ जो संसद है वो 3 चीज़ों से बनती है, लोकसभा, लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल, जहाँ पे मेंबर सिलेक्ट होकर जनता के द्वारा आते हैं। राज्यसभा अपर हाउस है ना, जहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो जनता के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चुने जाते हैं।
और राष्ट्रपति जी तो आप जानते ही हो, है ना। द लोकसभा, लेट अस सी द लोकसभा। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो उन्हें लोकसभा में अपनी मेजोरिटी लानी पड़ेगी, है ना। जैसे हमारे यहाँ 543 हैं तो लगभग 272 मेंबर्स, 273 मेंबर्स आपके जीते हुए होने चाहिए। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड, अब ये जो +2 नॉमिनेटेड है ना, इसको आप हटा देना, बिकॉज क्योंकि अब एंग्लो इंडियंस 2 नहीं चुने जाते। मेंबर्स इन लोकसभा 543 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के अंदर, विच आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। टू हैव अ मेजोरिटी अ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ ऑफ द नंबर, जिसके पास 272 मार्क आ जाता है मेजोरिटी का, वो जीत जाते हैं और वही फिर गवर्नमेंट बनाते हैं। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें अगर कोई एमपी इलेक्टेड रिज़ाइन करते हैं या कुछ भी है, या डेथ हो गई या कुछ भी, तो 6 महीने के अंदर अंदर वो सीट भरनी है, ठीक है ना। उस पर इलेक्शन दोबारा से होने हैं, बाई इलेक्शन होते हैं, ठीक है। इफ़ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, अगर मान लो किसी पार्टी की, सिंगल पार्टी की मेजोरिटी नहीं आती, 272 मार्क वो नहीं अचीव करते, जैसे अभी भाजपा, उनके पास ये जो मेजोरिटी का मार्क है ये अचीव नहीं हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, अलायंस किया। तो जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो उसको हम अलायंस बोलते हैं, और उस गवर्नमेंट को बोला जाता है कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार चलाना आसान नहीं है, क्योंकि तालमेल बिठा के चलना पड़ता है डिफरेंट आइडियोलॉजी की पार्टी के साथ जिसका आपने समर्थन लिया है, तो इट इज़ नॉट ईजी, है ना। दिस हैपन्स इफ एनी सिंगल पार्टी कांट गेट क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की लोकसभा में क्लियर मेजोरिटी नहीं आती है तो वो पार्टी क्या करती है, फिर सहयोगी दल से, जिसके पास नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सीट्स हैं, उनसे सपोर्ट लेती है। पर बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर कोई कैंडिडेट इंडिपेंडेंटली जीतता है, किसी पार्टी से खड़ा होकर नहीं जीतता है, वो अपना समर्थन नहीं दे सकता किसी को, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ पार्टी से खड़े हुए इलेक्शन कैंडिडेट ही दे सकते हैं समर्थन, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी, और जो भी पार्टी मेजोरिटी में आएगी, जो राष्ट्रपति जी के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी पार्टी, तो जो भी उसका हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। और याद रखना बच्चों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड भी प्राइम मिनिस्टर है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया या प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो जाता है या कोई और इशू है, तो याद रखना बच्चों, वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन माना जाता है, ठीक है। या कोई और स्थिति है ना, तो उसमें पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भंग हो जाती है और दोबारा से वो फॉर्म होती है। लोकसभा फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स मिनिस्टर, तो फिर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जी जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाते हैं उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चयन होता है, और कौन करता है, याद रखना, राष्ट्रपति। पर एडवाइस कौन देता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। लोकसभा के अंदर जो लोग 15% लोग और मिनिस्टर बनेंगे, ये भी आप ध्यान रखना। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर अपर हाउस, द राज्यसभा। द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट, तो जो राज्यसभा है, जैसे लोकसभा तो हाउस ऑफ द पीपल है, पर जो राज्यसभा है वो रिप्रेजेंटेशन करती है स्टेट्स का, ठीक है। इसके इलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है ना। वी विल रीड दैट प्रोसेस इन द अपर क्लास व्हेन यू विल रीच 9th 10th, है ना। द राज्यसभा कैन ऑल्सो initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law, तो देखो जो भी विधेयक, बिल लोकसभा में पास हो गया है उसे अब राज्यसभा जाना है, राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति जी के पास जाता है, ठीक है ना। बस एक बिल ऐसा है जिसे राज्यसभा होल्ड नहीं कर सकती, वो कौन सा बिल है, मनी बिल। बच्चों याद रखना, आर्टिकल 110 मनी बिल, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर मनी बिल पे जवाब देना होता है, या तो उसको पास करे या उसको रेक्टिफिकेशन के लिए दोबारा भेजे, और जब वो दोबारा पास होके आएगा, अब राज्यसभा को मैंडेटरी है उसको पास करना पड़ेगा, ठीक है, मनी बिल के केस में। ऑर्डिनरी बिल के केस में नहीं ऐसा करना पड़ता। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द, और राज्यसभा के मेंबर्स को चुनता कौन है, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं राज्यसभा की, तो इन 31 राज्यसभा के मेंबर्स को चुनेगा कौन, जो उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो 403 विधायक है ना, वो चुनेंगे, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की होती है वो चुनती है किसको, राज्यसभा के मेंबर को, जितनी राज्यसभा की सीटें वहां पे लोकेट की गई हैं,
ठीक है। देयर आर 238 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 members nominated by the president. So in the Rajya Sabha the maximum number of members are 250. Out of that 238 are elected from the states and 12 members are nominated by the president from different fields of the society, like who have worked greatly in the field of science and technology, art and sports, like that. To control, guide, and inform the government. The parliament, while in session, begin with a question hour. क्वेश्चन आवर उसको बोलते हैं जिसमें अपोजिशन क्वेश्चंस पूछती है उससे। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 0 आवर कब होता है। 0 आवर याद रखना, संसद में 12 से 1 बजे के बीच होता है। देखो बच्चों, क्वेश्चन आवर में अगर कोई अपोजिशन पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसको पहले से वो क्वेश्चन जिस मिनिस्टर से वो पूछना चाहता है उसको देना पड़ेगा प्रायर नोटिस के जरिए, है ना, ताकि वो उसके लिए प्रिपेयर होके आ सके। थ्रू क्वेश्चन आवर MPs कैन ब्रिंग आउट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन आवर के जरिए MPs क्या होते हैं, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है उनसे क्वेश्चंस करते हैं, है ना, कि मान लो उनको चैलेंज करते हैं उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, या अगर कोई पॉलिसी में कमी है तो गवर्नमेंट को बताते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वो सब चीज़ें। द अपोजिशन पार्टी हाईलाइट्स ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज। अपोजिशन पार्टी का काम क्या होता है, सरकार को कमियां बताना जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, और जनता के सपोर्ट को अपनी पॉलिसीज़ के तरफ मोड़ना। बच्चों याद रखना, एक अपोजिशन पार्टी को अपोजिशन पार्टी बनने का स्टेटस तब मिलता है जब उसके पास 10% ऑफ द सीट ऑफ लोकसभा, मतलब 543 में से अगर उनके पास 54 सीटें हैं या 55 सीटें हैं, तब मतलब 55 MP उनके जीते हैं, तब वो अपोजिशन पार्टी का दर्जा हासिल करती है। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अपोजिशन पार्टी ना शैडो कैबिनेट भी बनाती है। शैडो कैबिनेट मतलब परछाई के तौर पे। जैसे एक व्यक्ति अपोजिशन पार्टी में से वो होगा जो फाइनेंस मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछेगा, एक व्यक्ति वो होगा जो प्राइम मिनिस्टर से, एक व्यक्ति होगा जो डिफेंस मिनिस्टर से। इस तरीके से शैडो कैबिनेट भी बनाई जाती है अपोजिशन पार्टी के द्वारा, ताकि जो एक डेडिकेटेड व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के लिए उसको डेडिकेट किया गया है कि आपको इस व्यक्ति से क्वेश्चंस पूछने हैं, तो वो सारी फंक्शनिंग उसकी टाइम टू टाइम देखता रहे, है ना, इसलिए शैडो कैबिनेट भी बनाया जाता है, अपोजिशन पार्टी बनाती है। दिस हेल्प्स इन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। और यही सब चीज़ें एक देश को अच्छे से चलाने में मदद करती है। और पार्लियामेंट होना और या कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जिस्ट करना या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना ये भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी अपनी पावर्स को एब्सोल्यूट मैनर में यूज़ ना कर पाए। हर किसी को अपनी पावर्स विद इन द लिमिट रह के यूज़ करना है, ये सुनिश्चित भी करती है पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था। द पार्लियामेंट अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट इन ऑल मैटर डीलिंग विद फाइनेंस। तो अगर मान लो फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई मैटर है तो उसमें पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, मनी बिल है ना। पर याद रखना, अगर देश में नेशनल इमरजेंसी है तो राष्ट्रपति जी एक ऑर्डिनेंस इशू करके वो निकाल सकते हैं, पर उस ऑर्डिनेंस को भी पास आउट होना बहुत ज़रूरी है संसद से, ठीक है ना, नहीं तो वो नल एंड वॉइड माना जाता है। द MPs पर नेशनल इमरजेंसी आज तक देश में 3 बार लगी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक देश में एक भी बार नहीं लगी। आर्टिकल 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी। The MPs are representative of the people, have a central role in controlling, guiding and informing parliament. तो जो MP होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं जनता को, और जनता के बिहाफ पे जो जनता की ज़रूरतें हैं या जो जनता के सामने चैलेंजेस हैं वो संसद के अंदर रेज करते हैं और गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग करते हैं, है ना, और संसद में जनता की आवाज़ को पहुंचाते हैं, है ना। कहीं पे हर एरिया के अंदर अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, तो वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उन चैलेंजेस को पार्लियामेंट तक या देश के सामने लाता है। लॉ मेकिंग, हमारे देश के अंदर जो देश के लिए कानून बनाने का काम होता है वो संसद करती है, उसका एक प्रोसेस है ना, लोकसभा, राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होने के बाद वो देश में कानून बन जाता है। पर प्रेसिडेंट के पास अपनी भी पावर है, वीटो पावर यूज़ कर सकते हैं, है ना, तो वो चीज़ें अलग हैं। हु आर द पीपल्स इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में कौन लोग बैठते हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर याद रखना बच्चों, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियन या एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोग नहीं होते।
डिफरेंट सेक्शन और डिफरेंट कास्ट ऑफ द सोसाइटी से लोग आते हैं, ठीक है, अलग अलग रिलीजियन है ना, और मेल फीमेल भी दोनों होते हैं उसके अंदर। The parliament has a people from different background. There are rural members, गांव देहात से भी members जो आते हैं इलेक्ट होके, है ना, रीजनल पार्टीज़ के members होते हैं, है ना, जो नेशनल लेवल की पार्टीज़ नहीं है या स्टेट लेवल की नहीं है। कई बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी जीत कर आते हैं, क्योंकि स्टेट पार्टी बनने के लिए और नेशनल पार्टी बनने के लिए भी कंडीशंस हैं, ठीक है ना, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। There has been an increase in political participation from the Dalit and background caste and the minorities के द्वारा लगातार पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, क्योंकि आज देखो हर कोई अपने राइट्स के बारे में जानता है, अपना रिप्रेजेंटेशन करना चाहता है, इसीलिए दलित्स या और फिर रिजर्वेशन की व्यवस्था भी है ना, उस वजह से भी पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो रहा है। सम सीट, कुछ सीटें संसद के अंदर रिजर्व्ड हैं SC/ST कम्युनिटीज़ के लिए, ताकि जो समाज में SC/ST सेक्शन है उसका रिप्रेजेंटेशन हो सके अच्छे से, है ना, वो लोग समाज में पिछड़े ना, उनकी बातें भी संसद तक, या उनकी जो ज़रूरतें हैं या जो उनके सामने चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं सोसाइटी में, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव संसद तक पहुंचाते हैं और फिर उनके बिहाफ पे उन लोगों के लिए भी पॉलिसीज़ बनाई जाती है। उम्मीद है गाइज आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, समाज को अच्छा बनाइए, अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिएगा। स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।